So very good morning. Today we are going to start a new chapter that is called as consolidation. Okay. So business combination आपने देख लिया? चलिए. So we are going to start consolidation. Now consolidation के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर पिछले 2 अटेम्प्ट से काफी इंपॉर्टेंट है as per the ICAI approach. ICAI जो एग्जाम में पूछ रही है उस हिसाब से ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, काफी मतलब भयंकर ज्यादा. इस चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते, है ना. और अगर ये नहीं भी आया तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आने की संभावना है. जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन था ना, वैसे ही ये है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कंसोलिडेशन थियोरी एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड ऑन इट. ओके, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं एक वर्कशीट भेज रहा हूं मेरी, आप लोगों को भी दिख जाएगी. ओके, कंसोलिडेशन प्रैक्टिस सीट, आई होप आपको दिख रहा होगा. हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें? 5 इंडेस पढ़ने हैं. इंडेस 27, इंडेस 28, इंडेस 110, इंडेस 111 और इंडेस 112. इंडेस 27 is talking about only separate financial statements, while Ind AS 28 talks about investment in associates. Ind AS 110 talks about consolidation with subsidiary, and Ind AS 111 talks about consolidation with joint arrangements. Ind AS 112 सिर्फ डिस्क्लोजर्स की बात करता है, जो हमारा फोकस मेनली 110, 27, 28 और मोर ओवर इफ आई से 28 और 111 पर रहेगा. ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस इट्स अ क्रैश कोर्स, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ चीजें अपन जल्दीबाजी में देखें, लेकिन वो कौन सी जो थियोरेटिकल हैं, राइट. इसके अलावा जहां पे हमें टाइम देना रहेगा हम उसे प्रॉपर उसको पूरा सॉल्व करेंगे. मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट दी, आप लोगों को मिल गई? एक बार कंफर्म करिएगा, प्रैक्टिस शीट आप लोगों को मिल गई कि नहीं? व्हाट्सएप ग्रुप पर मिली या नहीं? ओके, इसमें अपन वैसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जैसे अपन ने बिजनेस कॉम्बिनेशन में किया था. यस. सो सबसे पहले सर, इंट्रोडक्शन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सर, किन कंपनीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ रहा है? तो ऐसी कंपनी जिनकी कुछ रिलेशनशिप्स हैं. सर, रिलेशनशिप्स हैं तो कौन सी रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पर उन पर इंड एस एप्लीकेबल होगा. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस. ओके, क्लास प्लस पे दिख रहा है शाहरुख, सॉरी तुम तो जूम पर हो. क्लास प्लस वाले कौन है? संस्कार, अखनूर, राहुल, आप लोगों को दिख रहा है बेटा? हाँ, ठीक है. ओके, सो रिलेशनशिप डिपेंड करेगा और उस रिलेशनशिप के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी इंड एस आप पर एप्लीकेबल हो रहा है. ये बात ध्यान में रखने वाली रहेगी. सर, पहली चीज, अगर स्टेक कितना है, इफ आई टॉक अबाउट कि भाई स्टेक आपका कितना है. सर, स्टेक है आपका कितना? सर, स्टेक है 50% से ज्यादा. सर, 50% से ज्यादा, मान लीजिए ए कंपनी है, होल्ड करती है मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स एंड हैज कंट्रोल ओवर बी लिमिटेड. तो ए कौन हो जाएगी? पेरेंट कंपनी, और बी कौन हो जाएगा? सब्सिडरी. याद रहेगा? श्योर? हाँ. सर, अगर ए ने होल्ड किए हैं शेयर्स, ए ने होल्ड किए हैं शेयर्स more than 20% but up to 50% of the equity shares and has significant influence over B limited, तो यहाँ पे एक A लिमिटेड जो है ना वो हो जाएगी इन्वेस्टर कंपनी और B हो जाएगी उसकी एसोसिएट कंपनी. यहाँ भी ग्रुप बन जाएगा. यहाँ बना पेरेंट सब्सिडरी का ग्रुप, यहाँ बना इन्वेस्टर और एसोसिएट का ग्रुप. तो जब पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की रिलेशनशिप होगी तो वहां पर इंड एस 110 लगता है. हमें पूरा पढ़ना है इंड एस 110. और अगर एसोसिएट और इन्वेस्टर की रिलेशनशिप है तो वहां पे कौन सा इंड एस लगेगा? 28 लगेगा. लेकिन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड ज्वाइंटली कैरी ऑन द बिजनेस,
तो वो कहलाएंगे को-वेंचरर्स। को-वेंचरर्स कहलाएंगे मतलब इंड एस 111 वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद द रिलेशनशिप ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई कंपनीज जिनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं वो कौन कौन सी कंपनीज होंगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई पेरेंट है तो ए लिमिटेड ने 50% से अधिक स्टेक होल्ड करके रखा है बी लिमिटेड में, तो वहां पर इंड एस 110 लग जाएगा। इंड एस 110 टॉक्स अबाउट पेरेंट एंड सब्सिडरी कंसोलिडेशन। अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी है और उसकी कोई एसोसिएट है, इन्वेस्टर कौन होगी सर, जिसने होल्ड करके रखा है 20% से ज्यादा और 50% से कम या 50% तक का स्टेक सामने वाली कंपनी पे, तो जिसका स्टेक परचेज करके रखा है दैट इज द एसोसिएट कंपनी, और जिसने परचेज करके रखा है वो हो जाएगा इन्वेस्टर कंपनी, और उस पर इंड एस 28 लग जाएगा, याद रहेगा। और इसके बाद ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ज्वाइंटली कैरी करेंगे बिजनेस, तो वहां पे इंड एस 111 लग जाएगा। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। ओके, जूम पर एक और पार्टिसिपेंट बढ़े हमारे, पीयूष कुमार भाई। पीयूष, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं क्या? ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, कुछ बेसिक्स अपने को पढ़ने, फिर अपन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज कि सर इंड एस में पढ़ने से पहले हमें समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भाई बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, एक तो एंटिटी को खुद के लिए भी बनाना पड़ेगा और एक बनाना पड़ेगा ग्रुप के लिए। भाई जो होल्डिंग कंपनी है उसको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, एक एंटिटी के लिए और दूसरे पूरे ग्रुप के लिए, ठीक है। तो जो वो खुद के लिए बनाएगा उसको हम बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो वो खुद के लिए बनाएगा उसको बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो वो ग्रुप के लिए बनाएगा उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूं पीडीएफ को टेलीग्राम से, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी है वैसे। हाँ, ये कुछ इस तरह से दिखेगी आपको शीट। चलो, इसमें करीबन आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट अब चलो ये नई अपनी हैंड रिटन नोट्स अपन बना रहे हैं, और इसमें अपने को सबसे पहले चाहिए चैप्टर का नाम क्या है? कंसोलिडेशन। अच्छा, थियरी अपनी अभी पेंडिंग है थोड़ी सी और। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी विच डज नॉट हैव जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी और एसोसिएट, और जिसके पास है जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी और एसोसिएट। तो अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा एक चीज बता दूं कि ऐसी एंटिटी, कैसी सर, ऐसी एंटिटी जिसके पास ना तो कोई ज्वाइंट वेंचर है, ना तो कोई सब्सिडरी है, ना तो कोई एसोसिएट है, तो उसको तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर कंपनी को एक अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, हर कंपनी को जो अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। और अगर वो कंपनी को कंपनी का कोई ग्रुप नहीं है तो उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बोल देते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? बट अगर कंपनी के पास है ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी और एसोसिएट, तो उसको हम बोल देते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस 27 के हिसाब से। बिकॉज क्या होता है, फिर इसको एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा एज पर दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रहेगा। तो ये बात कर रहा है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके से बनते हैं, एक इंडिविजुअल बेसिस पे और दूसरा
ग्रुप के बेसिस पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी along with its joint venture subsidiary associate that is the group companies about उनके बारे में क्या बताता है, उनकी बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप एज अ होल, नोन एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिस पर कौन से इंडेस लग सकते हैं सर? इंडेस 28 लग सकता है, इंडेस 110 लग सकता है, इंडेस 111 लग सकता है। यहां तक कोई समस्या किसी को भी? क्लियर है बेसिक्स? हाँ या ना? हाँ। सिंस देखो मैं आपको अगेन बोल दूं, थियरी में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थियरी में मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको घर पे लिख सकते हो। नाउ इट कम्स टू द फ्रेमवर्क फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देवांश, पीयूष, संस्कार, अखनूर, राहुल, क्लियर है? हाँ, कंफर्म करते चलना। ओके, now framework for consolidated financial statements। framework for consolidated financial statement अगर वो बोल रहा है तो सबसे पहले याद रखना, जैसा मैंने आपको बताया कि पेरेंट एंड सब्सिडरी है पी एंड एस, पेरेंट एंड सब्सिडरी है या इन्वेस्टर एंड एसोसिएट है या ज्वाइंट अरेंजमेंट है, तो आपको कौन से मेथड फॉलो करने हैं और बेस्ड ऑन कौन से इंडेस फॉलो करने हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सर अगर पेरेंट और सब्सिडरी की रिलेशनशिप है तो वहां पे आपको इंडेस 110 फॉलो करना है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पे ही बता दिया। अब जब मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब इंडेस 110 लगेगा तो इंडेस 110 में कंसोलिडेशन करने की एक मेथड दी हुई है जिसको हम बोलते हैं फुल कंसोलिडेशन मेथड। फुल कंसोलिडेशन मेथड कब लगेगी? जब व्हेन देयर इज एन एंटिटी जो कि जिसमें से एक कौन है? पेरेंट है और दूसरी कौन है? सब्सिडरी है। लेकिन अगर वहीं पर इन्वेस्टर और एसोसिएट है तो वहां पर क्या हमें कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? हमें मेथड फॉलो करना पड़ेगा इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन। इज दैट क्लियर? एज पर इंड एस 28। अगर मैं बात करूं सर ज्वाइंट अरेंजमेंट तो वहां पे पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करना है एज पर इंड एस 111। तो ये तीन तरीके के मेथड हमें फॉलो करने हैं। सब्सिडरी के केस में 110 का फुल कंसोलिडेशन, एसोसिएट के केस में इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन और ज्वाइंट अरेंजमेंट्स के केसेस में पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड हमें फॉलो करना पड़ेगा। नाउ हम यहां पे चालू करते हैं अपना इंड एस 110, दैट इज द कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी। सो फुल कंसोलिडेशन में क्या बोलता है कि भैया कंसोलिडेशन अंडर फुल कंसोलिडेशन मेथड शुड बी prepared if entity holding, if equity holding is more than 50% plus control should exist। एक तो क्या है, स्टेक आ जाए कितना? 50% से ज्यादा, और दूसरा कंट्रोल भी आ जाए। तो कंट्रोल में क्या हम इंक्लूड करते हैं? हमने इंडेस 103 में पढ़ा था, और जब हमने इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा तो मैंने आपको वहां पे कंट्रोल की डेफिनेशन शुरुआत में ही बताई थी और बताया था इट इज डिफाइंड अंडर इंडेस 110। तो इंडेस 110 क्या बोलता है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी आ जाए जिनमें ऑप्शन है कन्वर्टेबल होने का। आई होप यहां तक क्लियर है। ये चैप्टर में थियोरेटिकल पॉइंट बहुत कम रहेगा, ये प्रैक्टिकल फुल फ्लेजेड प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा अपन थियोरी को, लेकिन इंट्रोडक्शन में थियोरी की जरूरत बहुत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट्स दिखा रहा हूं। हेलो, यहां तक समस्या? कुछ भी नहीं? ओके। कंट्रोल का मतलब क्या होता है सर? पावर ओवर इन्वेस्टी, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स, एबिलिटी टू यूज और पावर टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टी। पावर ओवर इन्वेस्टी मतलब मान लो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 65% स्टेक होल्ड करके रखा है, तो ये जो 65% है ये क्या है? पावर ओवर इन्वेस्टी। और सब्सिडरी जो है किसके ऊपर? इस सब्सिडरी के ऊपर। यहां तक में कोई समस्या? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल्दो आता नहीं है बट एक थियरी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं अपने पेपर में, तो वो इस चैप्टर से ये वाला रहेगा कि एग्जम्पशन फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सी एंटिटीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने हैं, उनको एग्जम्पशन मिल चुकी है, उस चीज को अपन देखेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा अपन ने जो पिछले 10-15 मिनट में पढ़ा उसका आप लोगों को प्रॉपर क्लैरिटी आ चुकी है कि नहीं? कोई डाउट्स? हेलो, ऑनलाइन में? हाँ,
डन, ओके। तो हमने यहां पे 3 चीजें पढ़ ली, अब हम आते हैं चौथी चीज पर, एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला पॉइंट ये है कि पेरेंट इज ए सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी। पेरेंट किसी की सब्सिडरी है, किसकी? पेरेंट इज ए सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी। मतलब मान लो मैं आपका पेरेंट हूं, है ना, पेरेंट कंपनी हो आपका, बट मैं किसी और का सब्सिडरी भी हूं, ठीक है। तो पेरेंट इज ए सब्सिडरी of another entity and its owners are informed and they don't object for the non presentation of the financial statement. मतलब HD Limited is a parent of Harsh Limited and Harsh Limited is a parent of Sanskar Limited. एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहां पे बता रहा हूं कि मान लो HD Limited किसका पेरेंट है? हर्ष लिमिटेड का। और हर्ष लिमिटेड किसका पेरेंट है? संस्कार लिमिटेड का। तो हर्ष लिमिटेड, चेन ऐसी हो गई ना, देखो ऐसी हो गई, एच डी, फिर हर्ष, फिर संस्कार। तो आप ये मान के चलो, ये जो हर्ष लिमिटेड है ना बीच वाला, एच डी, हर्ष, संस्कार। तो संस्कार संस्कार लिमिटेड तो सब्सिडरी है, लेकिन हर्ष लिमिटेड जो है इसके पास ऑप्शन है कंसोलिडेशन ना बनाने का, ये इसको एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसको एग्जम्प्ट कब होगा? जब हर्ष लिमिटेड के ओनर कौन है? एचडी लिमिटेड। एचडी लिमिटेड आर इन्फॉर्म्ड एंड दे डोंट ऑब्जेक्ट फॉर नॉन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिंपल। और ये रिक्वायरमेंट किसकी? कंपनीज एक्ट की है, एज पर दी कंपनीज एक्ट। तो यहां पे याद रखना, देन हर्ष लिमिटेड में बी एग्जम्प्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड condition number 2, securities of the parent are neither listed nor in the process of listing in or outside India. जो इनकी पेरेंट है, जिसको एग्जम्पशन आप दे रहे हो, ना तो वो लिस्टेड कंपनी है और ना ही इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। क्या बोला मैंने? ना तो लिस्टेड है, ना तो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। यहां पे गलती पता है ये वाली हो जाती है, नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, और यहां गलती ये वाली हो जाती है ना, तो दिक्कत आती है। तो पहली कंडीशन क्लियर है? हाँ। दूसरी, वेरी गुड। नाउ थर्ड कंडीशन, इट्स अल्टीमेट or immediate parent is preparing consolidated financial statement in accordance with the relevant applicable AS and filing it with the ROC। मतलब यार देखो, अपने वाला जो एग्जांपल था ना, इसमें आप ये समझो, अपन HD थी, HD के बाद हर्ष था, हर्ष के बाद कौन था? संस्कार था। हर्ष को एग्जम्पशन मिल जाएगी, कब मिलेगी? पहली बात, ये भाई साहब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, पहली कंडीशन। दूसरी, ये भाई साहब इसके CFS ना बनाने से कोई दिक्कत ना हो, और मतलब इन्फॉर्म है, इनको पता दिया, और साथ ही साथ HD लिमिटेड को ऑब्जेक्शन नहीं है इनके कंसोलिडेशन बनाने से। दूसरा, ये जो हर्ष लिमिटेड है ये लिस्टेड या गोइंग टू बी लिस्टेड ना हो, तब जाके हर्ष लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से बच जाएगी। ये आप समझ पा रहे हो किसकी बात हो रही है? थर्ड वाला पॉइंट देखो वापस से क्या बोला है, इट्स अल्टीमेट और इमीडिएट पेरेंट। हर्ष की इमीडिएट पेरेंट कौन है? HD। इज प्रिपेयरिंग CFS इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। याद रहेगा? और याद रखना ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सर कैसा? वापस से समझेंगे। सर ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट इज इन, अच्छा 3 कंडीशन तो कौन सी हो गई? कंपनीज एक्ट की सेक्शन 129 के अंदर दी हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं, चौथी कंडीशन जो इंड AS बोलता है कि पेरेंट इज इन्वेस्टमेंट एंटिटी एंड इट अकाउंट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी अंडर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। अगर पेरेंट एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, यहां पे समझना, कहां गया अपन ने लिखा, हाँ ये रहा,
ये जो पेरेंट है ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, और ये जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है हर्ष लिमिटेड में, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले जो मेथड्स है ना, एज पर 110 या 28, ये सब नहीं यूज कर रही, ये इसको वैल्यू कर रही है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। मतलब ये एफबीटीपीएल मेथड अगर यूज कर रही है तो इसको कंसोलिडेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका काम ही ट्रेडिंग है, इसका मेन बिजनेस ही ट्रेडिंग हो गया, बिकॉज अगर ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या चारों पॉइंट समझ में आए? हेलो, हेलो, क्लियर? इसे थम्स अप कर दो, नहीं हो तो थम्स डाउन। ओके, ओके, यस यस यस, ओके। नाउ यहां तक अपन ने कर लिया। अब अपने को क्या समझना है यहाँ पे? अब यहां से अपनी अकाउंटिंग चालू हो जाएगी। नाउ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपन ने 5 पॉइंट्स थियरी के पढ़ लिए पूरे। सर पहला, व्हाट डू यू मीन बाय दिस चैप्टर? तो कंसोलिडेशन में 5 इंडियस पढ़ने अपने को, 27, 28, 110, 111, 112। फिर मैंने आपको बता दिया कि पेरेंट और सब्सिडरी है तो ग्रुप बन जाएगा, इन्वेस्टर एंड एसोसिएट है तो कब इनकी रिलेशनशिप बनेगी, ज्वाइंट अरेंजमेंट है तो क्या रिलेशनशिप बनेगी। साथ ही साथ मैंने बताया कौन सा मेथड यूज होगा, कौन सा इंडियस एप्लीकेबल होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके से बनेंगे, एक ग्रुप के बेसिस पे, एक इंडिविजुअल बेसिस पे। इंडिविजुअल बेसिस पे याद रखना कि अगर आपकी कोई ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी है ही नहीं, तो जो इंडिविजुअल बेसिस पे आप स्टेटमेंट बनाओगे वो उसको कहेंगे स्टैंड अलोन। लेकिन अगर ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी में से कुछ भी है तो आप जो इंडिविजुअल बेसिस पे बनाओगे उसको बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड AS 27। लेकिन अगर आपकी कोई सब्सिडरी, एसोसिएट वगैरह है तो आपको ग्रुप स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा, और ग्रुप स्टेटमेंट में आप ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी दोगे, और वहां पे एज के आपके रिलेशनशिप के बेसिस पे इंडियस एप्लीकेबल होंगे। और आपको क्या बनाना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 110 के हिसाब से फुल कंसोलिडेशन मेथड है, 28 के हिसाब से कौन सा है? इक्विटी मेथड है, और 111 के हिसाब से पार्शियल मेथड है। याद रहेगा। फिर हमें कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़ी। कंट्रोल में हमने ये देखा कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी होते हैं। लास्ट पे हमने देखा क्या कि सर एग्जम्पशन फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भैया 4 रूल्स हैं, 3 कंपनीज एक्ट ने दिए, एक दिए इन्वेस्टमेंट ने। याद रहेगा। सर इन्वेस्टमेंट ने, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, इंड AS ने। कंपनीज एक्ट ने पहला रूल क्या दिया कि पेरेंट अगर सब्सिडियरी हो किसी दूसरी कंपनी की, ठीक है, पेरेंट सब्सिडियरी हो किसी दूसरी कंपनी की, और साथ ही साथ उसके ओनर्स को आपने इन्फॉर्म कर दिया है, उसके ओनर्स को आपने इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। दूसरा, ना तो वो लिस्टेड हो इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ना ही वो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो। तीसरा, जो अल्टीमेट इमीडिएटली होल्डिंग है वो ऑलरेडी CFS बना रही है इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो ROC के साथ फाइल भी कर रही है। चौथा, इन्वेस्टमेंट एंटिटी ना हो आपकी पेरेंट, और FBTPL मेथड से अकाउंटिंग ना कर रही हो। बस ये चार चीजें हैं, ठीक है। तो इन चारों को अपन एक जगह पे ले आते हैं फटाफट से, है ना। चलो, यहां तक में कोई डाउट्स? स्पीड स्लो है, फास्ट है, जरूर बताइए, विल अकॉर्डिंगली मैनेज। ओके, ये मेरे को आइडिया नहीं था इसलिए मैंने पूछा आपसे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करो। कोई भी ऐसा लाइफ में ऐसा हर्डल है, आप तब तक करो जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाओ। सेम अप्लाइज टू शाहरुख भाई। ओके, चलो, ये हो गया अपना, थियरी पूरी हो गई। तो यहां तक अपन ने कर लिए हैशटैग 1, 2, 3, 4, 5, और अब अपन आते हैं बेसिक्स पर, जो कि बेसिक्स बहुत जरूरी हैं। तो हेडिंग अप डाल लो और वो शीट ओपन कर लो यार दोस्त, शीट एक बार ओपन कर लो, जो मैंने एग्जांपल्स की शीट आप लोगों को भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप पर। प्लीज एक बार शीट ओपन कर लीजिए। यस, शीट ओपन करेंगे आप तो आपको कई सारी चीजें दिखेंगी। ओके, शीट में आप क्या देखोगे? पहला क्वेश्चन देखोगे आप,
तो अपन पहले लिखो, यहां पे हेडिंग डालो, #6 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और ब्रैकेट में लिखना बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। नाउ अब इस पे क्या करना है, आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है इसी को मैं उठा रहा हूं और कॉपी कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन में रीड कीजिए क्या दिया है। हम पहले क्या करेंगे, हम स्लोली इन ग्रेजुअली कंसोलिडेशन का बेसिक भी समझते चलेंगे, बिकॉज अपने को अगर बेसिक्स नहीं पता है तो क्रैश पैच किसी काम की नहीं। ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो अपन पहले बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, बैलेंस शीट ऑफ एचडी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023 और बैलेंस शीट ऑफ डॉक्टर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023। शेयर कैपिटल दिया है, नॉन करेंट एसेट दिए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स दिया है ऑफ डॉक्टर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, ये सारी चीजें दी हैं। और सब्सिडरी के बारे में क्या बोला है, गिव्स 100% कंट्रोल, सब्सिडरी गिव्स 100%, मतलब ये जो 700 करोड़ है ना, एक सेकंड, ये क्वेश्चन में ना एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 700 करोड़ है ना, ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 700 रुपए वाला, इससे क्या इंडिकेशन आ रही है कि 100% कंट्रोल आपको मिल गया ऑन ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ डॉक्टर लिमिटेड। नाउ प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो पूरी होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा और उनको पहले आपको देखना है, नोट मत करना। नोट बिल्कुल भी मत करना दोस्त, ठीक है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ। यहां पे एक बात समझने वाली ये है, ये एक तो है भाई साहब कौन, एचडी, दूसरी कौन है, डॉक्टर। एचडी ने डॉक्टर के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ले ली, कितने पे, 700 में। ठीक है, ये जो 700 में लिए, तो इस वजह से डॉक्टर लिमिटेड का जो कंट्रोल था वो किसके पास आ गया, एचडी के पास। अच्छा, जो मैं पूछता जाऊं वो मुझे जवाब देते चलना ऑनलाइन में, ठीक है। नाउ जब ये कंट्रोल आ गया, तो कंट्रोल तो पावर ओवर इन्वेस्टी आ गया, याद है, पावर ओवर इन्वेस्टी। अब पावर ओवर इन्वेस्टी आ गया, मतलब इन्वेस्टी कौन है, जिसमें हमने इन्वेस्ट किया, डॉक्टर लिमिटेड के एसेट्स और लायबिलिटीज पर भी हमारा पावर आ गया, दैट इज द नेट एसेट्स टेकन ओवर। याद आया यार, सीधी सी बात है, मैंने अगर किसी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए तो केनाई से उस कंपनी पे कंट्रोल मेरा आ गया। जैसे ही कंट्रोल आया तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि भाई पावर ओवर दी इन्वेस्टी है, पावर ओवर दी इन्वेस्टी मतलब फिर मेरा तो उस पे उसके एसेट्स और लायबिलिटीज पर भी तो कंट्रोल आ गया। तो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब ऐसा हुआ तो भाई साहब आपके पास क्या आ गया, नेट एसेट्स टेकन ओवर ऑफ डॉक्टर लिमिटेड। कंट्रोल किस पे आया, नेट एसेट्स टेकन ओवर ऑफ डॉक्टर लिमिटेड। इसको हम ऐसा भी तो बोलते हैं ना, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, क्योंकि हमने उसके अगर 100% शेयर्स खरीद लिए या 50% से ज्यादा खरीदे तो हम होल्डिंग हो गए, वो सब्सिडरी, हम पेरेंट, वो सब्सिडरी। यस और नो, तो यहां रिलेशनशिप क्या हो गई, पेरेंट, ये कौन हो गया, सब्सिडरी। ये मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में, सो दैट आपको एक रिदम बन जाए, लिखना मत, भूल जाओगे नहीं तो। पहले मैं लिखूंगा। अब नेट एसेट निकालने के दो मेथड होते हैं,
एक होता है भाई साहब लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है असेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा होता है? लाइबिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू और असेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेट असेट्स निकालने के लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। यूजुअली मैं आपको बोलूं ना, प्रेफर्ड तो यही वाला होता है, लेकिन मैं आपको दोनों समझा रहा हूं तो दोनों आप समझ लो। हमें यूज कौन सा करना है? लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा। बट मैं आपको दोनों समझा दे रहा हूं, समझने की बात है, क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन अगर लैक है ना। इंस्टीट्यूट ने अभी जैसे नवंबर 23 में जो क्वेश्चन पूछा वो एएस का क्वेश्चन बना दिया था। मई 23 में तो क्वेश्चन ही गलत था, मई 24 में सॉरी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? देखो सीए फाइनल लेवल पे जब पेपर इस तरह से आता है, अकाउंट्स का पेपर ऐसा आ गया कि भाई एक क्वेश्चन पहला जो कंपलसरी है और वो गलत है, उसमें एडजस्टमेंट्स में ही दिक्कत है, इंडियस के हिसाब से हो ही नहीं सकता। तो वहां पे हमें बाकी पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि यार एक क्वेश्चन गलत है तो क्या हम 14 मार्क्स के पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, या बाकी के 86 मार्क्स पे फोकस करेंगे? मुझे आप बताओ। क्योंकि अभी ये रिसेंट नवंबर 23 में भी क्वेश्चन काफी कंट्रोवर्शियल था, बट वो था विद इन द सिलेबस था। जो लोग ये बोल रहे थे कि बाहर से था, नहीं, मॉड्यूल पढ़ना चाहिए था वहीं से। सर मई 24 में क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था, बिल्कुल बाहर से था। ठीक है, मैं वो दोनों क्वेश्चंस भी कराऊंगा चैप्टर के अंत में, डोंट वरी। नाउ नेट एसेट्स, पहले मैं आपको समझा रहा हूं लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नेट एसेट्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023। आपका लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो बैलेंस शीट में देखो, शेयर कैपिटल कितनी है? 1000, और रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? 500, है ना, ये है लेकिन एचडी की। और डॉक्टर की कितनी है? 600 और 100। तो टोटल अगर लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू सब्सिडरी का देखें तो हमारे पास 700 का ही पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, राइट? कि सर कैसे आ गया ये, हमें कैसे समझ में ही नहीं आया ये। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ डॉक्टर देखोगे तो 600 दी हुई है, और रिटेन अर्निंग बेटा 100 दी हुई है, तो अपन इसको कर लेंगे टोटल 700। ठीक है, मतलब हमारा नेट एसेट्स कितना होना चाहिए? 700। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर मैं नहीं मानता, मत मानो, क्या फर्क पड़ता है। अभी प्रूव करता हूं, एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर यही आएगा। एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज आएगी। नॉन करेंट एसेट देखो जरा, नॉन करेंट एसेट मुझे बताना कितने हैं? 700 के। करेंट एसेट्स कितने के? सर 500 के, है ना। और करेंट लायबिलिटी जरा देखना, अगेन 500। आइला, ये तो 700 आ गया। सर एसेट और लायबिलिटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी यूज करें? हाँ सर, हम यूज टू रहते हैं एसेट पॉइंट ऑफ व्यू यूज करने में। बिजनेस कॉम्बिनेशन में मैंने आपको वही सिखाया है, जब क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन को। अच्छा मुझे एक बात बताना, संस्कार, राहुल, अखनूर, देवांश, आप लोगों ने होमवर्क कर लिया कि नहीं बिजनेस कॉम्बिनेशन का? डू लेट मी नो। तो अब आप देखो लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नेट एसेट कितना है सब्सिडरी का? सर 700 ही आ रहा, ओके। अब एक बात समझना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिंस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन डॉक्टर लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखना सब्सिडरी, डॉक्टर लिमिटेड गिव्स 100% कंट्रोल ओवर नेट assets of डॉक्टर लिमिटेड
मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया डॉक्टर लिमिटेड पे तो वो आपको 100% एक्विजिशन दे रही है, 100% कंट्रोल दे रहा है ओवर द नेट एसेट्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड. देयरफॉर वी विल डी रिकॉग्नाइज the investments in doctor. We will de-recognize the investments in doctor limited. सर कैसे कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा. आप क्या कहना चाह रहे हो इस लाइन से, डी रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट्स मेड. देखो जब आपने मतलब ये जो एच डी लिमिटेड है, अभी एक चीज समझना, एच डी लिमिटेड ने जब इन्वेस्टमेंट किया तो एच डी लिमिटेड की इंडिविजुअल ये जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. या अगर इसकी एक सब्सिडरी भी है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन की जगह सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं ना, अभी सिखाया मैंने. हाँ अब यहां पे ना ये आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023. अब ये जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये तो आपके स्टैंड अलोन में आ गया, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल में आ गया. अब इसी को आप अपनी बैलेंस शीट से हटा दो. क्यों, क्योंकि अब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना तो ओवरऑल ग्रुप का बनाओगे, मतलब एचडी लिमिटेड अकेले का नहीं बनाओगे, सब्सिडरी को भी तो इनकॉर्पोरेट करोगे. और जब सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट तभी कर सकते हो जब आप अपनी बुक्स से इसको हटा दो और इसके बैलेंसेस को ले आओ. मतलब आपको क्या करना है, डी रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट्स मेड इनटू द सब्सिडरी एंड रिकॉग्नाइज द नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी. अब इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, जब मतलब आप ये बोल रहे हो कि सर जैसे ही इसको डी रिकॉग्नाइज किया, मतलब इसको डी रिकॉग्नाइज करना मतलब बुक्स से हटा देना, इसको डी रिकॉग्नाइज किया तो ऑटोमेटिकली इसके नेट एसेट्स आपकी बुक्स में आ जाएंगे ना, और उसको क्या बोलोगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पूरे चैप्टर में यही हो रहा है. क्या बात कर रहे हो सर इतना, अभी लॉजिकल वे थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको. मालूम है मैं पहले 2 लेक्चर्स थोड़ा सा स्लो चलता हूं मैं चैप्टर में. हेलो अब्बा डब्बा चप्पा, ये तुम सो तो नहीं रहे बढ़िया बारिश के मूड में सुबह सुबह. अब मेरे को भी नींद आ रही है, फिर मतलब आ नहीं रही है, मैं बता रहा हूं मैं भी सो सकता हूं. आप फाउंडेशन के, ओके 9:30 पे क्लास है, ओके बैठो, ठीक है. चलो तो यहाँ पे मतलब क्या है कि मेरे को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता लगा मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ तुम बढ़िया अपने चादर में, हाँ सर चालू हो जाओ, ऐसा नहीं. रिटर्न का सीजन है, मैं समझ सकता हूं. इसका मतलब मीन्स automatically it is recognition of net assets of Doctor Limited in consolidated financial statements. ये बात समझ में आई. इट इज ऑटो, मतलब जैसे ही आपने डी रिकॉग्नाइज किया इन्वेस्टमेंट्स को सब्सिडरी के अपनी बैलेंस शीट से, तो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कौन हो जाएंगे, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी. और आपका ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं रह के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा, जिसके बारे में ये चैप्टर है. बिकॉज पता आपको ना इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री. इन्वेस्टमेंट हटाओगे तो उसको किसी ना किसी नाम से तो वापस लाओगे, बस वही. तो सर इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, तो ये देखो जनरल एंट्री हो जाएगी, आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी. अपने केस में कौन था, डॉक्टर लिमिटेड. डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट एसेट है, उसको हटाने के लिए अपने को उसको क्रेडिट में करना पड़ेगा. एसेट का बैलेंस क्या होता है, ये तो आप 11th में पढ़ के आ रहे हो यार. एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट.
एसेट को हटाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट करोगे तो क्या करना पड़ेगा उसको, वो हट जाएगा, मतलब डेबिट से क्रेडिट कर दो, रिवर्स कर दो, उसका इफेक्ट तो हट जाएगा वो। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, डॉक्टर लिमिटेड। आए समझ में? बोलो, कर पाओगे? हाँ है ना? चलो एक रूल मैंने आपको यहां पे बताया, एक और रूल नंबर 2, consolidated balance sheet is prepared in parents books. Parents books मतलब that is in the above case अपने केस में किसकी बुक्स में बन रहा था, बताओ जल्दी। CBS is prepared in the parent books that is in the above case, किसकी बुक्स में बनेगा, HD या डॉक्टर, जल्दी बताओ। इन दी बुक्स ऑफ HD लिमिटेड, याद रहेगा? हाँ सर, बिकॉज it shows those assets and liabilities on which parent ब्रैकेट में अपने एग्जाम्पल में जो कंपनी है वो हैज कंट्रोल। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां तक लिख लो। अब अपन बना देते हैं, ये अपने बेसिक्स थे जो समझने हैं अपने को वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 1 से। और वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि भैया हमें 100% कंट्रोल लिया है हमने, तो मैंने आपको बताया कि भैया एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे 100% कंट्रोल है, तो कंट्रोल सिर्फ आ नहीं जाता, पावर ऑफ ओवर इन्वेस्टी, तो इन्वेस्टी के नेट असेट्स और लाइबिलिटीज पे भी कंट्रोल होगा। तो नेट असेट्स और ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ डॉक्टर लिमिटेड जिसपे हमें एक्वायर किया वो कौन है सर, सब्सिडरी, मतलब नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी। उसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक होता है असेट पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा होता है लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा तो भी आंसर वही है, असेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो भी आंसर वही है, बट इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड। फिर मैंने आपको बताया कि सिंस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी गिव्स 100% कंट्रोल ओवर नेट एसेट्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड, तो वी विल ऑलवेज, जब भी हमने इन्वेस्टमेंट किया किसी सब्सिडरी में, तो वी विल ऑलवेज डू व्हाट, de-recognize the investments, or whenever we de-recognize the investments automatically it will be recognition of net assets of the subsidiary, है ना? तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। और सीबीएस किसकी बुक्स में प्रिपेयर होगा, पेरेंट्स की बुक्स में प्रिपेयर होगा, दैट इज इन दी बुक्स ऑफ एचडी लिमिटेड। और इसकी बुक्स में वो सारे के सारे एसेट्स आएंगे जिसपे कंट्रोल है। अब इस क्वेश्चन में 100% कंट्रोल है तो अपन 100% रिकॉग्नाइज करेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? ओके, नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कंसोलिडेटेड। अभी शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बना रहे अपन, अभी से बेसिक्स जनरेट कर रहे हैं, तो मैं टी फॉर्म में ही बना देता हूं आपके लिए, ठीक है? समझना। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये तो पूरा पेरेंट का ही आएगा, ठीक है? कितना दिया था सर? 1000। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग अपने को दी है ना, ये भी पेरेंट की ही आएगी। सर नॉन करेंट एसेट्स,
अब आप देखो किसकी बुक्स में अपने को एंट्री करनी है, इसकी बुक्स में ही बनाना है ना। तो इसकी बुक्स में नॉन करेंट एसेट्स तो पूरे के पूरे आ जाएंगे, प्लस इसके भी तो आएंगे, क्योंकि हमने इसको डी रिकॉग्नाइज किया। कंसोलिडेशन करते वक्त हमने एक ही तो इफेक्ट देखा है अभी, कि क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं कि भैया इसको डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इसके जो असेट्स हैं और इसकी जो लाइबिलिटीज हैं इनको लेके आ जा रहे हैं। यस और नो? तो सर जब नॉन करेंट एसेट बनाएंगे, अच्छा क्या हम इसको लेके आ रहे हैं? हम नहीं लेके आ रहे हैं, हम सिर्फ नेट असेट्स और नेट असेट्स और नेट लाइबिलिटी, मतलब नेट असेट्स को लेके आ रहे हैं, मतलब सारी असेट्स और लाइबिलिटी को लेकर आ रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ दी शेयर कैपिटल। तो सब्सिडरी खत्म, ये भी खत्म। तो अब अपन क्या कर रहे हैं देखो, टेक्निकली रिजर्व्स एंड सरप्लस तो इनका 500 ही था, हाँ। तो यहाँ पे कितना हो गया सर? पेरेंट और सब्सिडरी का मिला दें सर, एक में है 900, दूसरे में 700, टोटल कितना हो गया? 1600। फिर यहाँ आ जाएगा करंट एसेट्स, इसमें भी हम पेरेंट का तो लेंगे ही, प्लस सब्सिडरी का भी 100% स्टेक लेंगे, बिकॉज 100% कंट्रोल है। कितना आ जाएगा? 1100। सर नॉन करेंट सॉरी करंट लायबिलिटी दी हुई है, करंट लायबिलिटी भी पेरेंट की लेंगे और सब्सिडरी की लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। टैली करके देख लो, बैलेंस शीट टैली हो गई कि नहीं? फटाफट से देखो, हो गई? ये हो जाएगा 2700, ये हो जाएगा 2700। आया समझ में कंसोलिडेशन का इफेक्ट? सर हमें क्या करना है, हमें डी रिकॉग्नाइज कर देना है इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम दी होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी की बुक्स में असेट्स और लायबिलिटीज लेके आ जानी है सब्सिडरी की। कितना लेके आना है असेट्स और लायबिलिटीज का स्टेक? उतना जितना आपके पास कंट्रोल है, याद रहेगा? बोलो अरे हाँ या ना? ठीक है। तो अब एक अपन क्वेश्चन करते हैं, सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट मतलब ये सारी चीजें समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम वाले नहीं है, बट ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 में कोई डाउट? एनीवन? शाहरुख, देवांश, पीयूष, अकनूर, राहुल, संस्कार? डन? ओके, क्लियर। नाउ रीड दिस क्वेश्चन आउट। अब अपन एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक मोड पे जा रहे हैं ना, एक स्टेप अपन ने समझ लिया, अब धीरे धीरे सारे एडजस्टमेंट, पहले अपन ना बेसिक एग्जांपल ही समझेंगे हर एक चीज का, फिर अपन एग्जाम के क्वेश्चंस पे आएंगे। नाउ पीपीई 60,000 पी लिमिटेड का और सब्सिडरी का 70,000, इन्वेस्टमेंट इन 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन द बैलेंस शीट डेट 80,000, बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च को ही इन्वेस्टमेंट किया है। करंट एसेट्स अपने को दिए हुए हैं 60,000, 30,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अपने को दी हुई है 1 लाख और 60,000, रिटेन अर्निंग मतलब अदर इक्विटी दी के रखी है 60,000 और 20,000, करंट लायबिलिटीज इतनी। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड पास जनरल एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन। तो अब इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, तो अब अपन ना एक, जैसे अपन ने बिजनेस कॉम्बिनेशन में स्टेप्स बनाए थे, तो वैसे ही कंसोलिडेशन में अपन अपने स्टेप्स बना देंगे। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में कैसे स्टेप्स बनेंगे मैं आपको बताता चलता हूं, आप पहले इसको देखते हुए चलो कि कंसोलिडेशन में स्टेप्स कैसे बनेंगे। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, सबसे पहले ना कोई भी क्वेश्चन हो ना कंसोलिडेशन का, वी शुड ऑलवेज थिंक कि व्हाट इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न। सर इसमें क्या है? 100% शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 100% शेयर होल्डिंग पैटर्न है। हाँ, तो 100% शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो फिर तो हमें कोई कैलकुलेट करने की क्या जरूरत? आगे जाके क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे आपने सिर्फ 70% कंट्रोल स्टैब्लिश किया है, तो 30% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का होगा, इसीलिए। तो स्टेप नंबर 1, वी विल ऑलवेज बी फॉलोइंग दी अप्रोच, याद रहेगा? हम अप्रोच ही फॉलो करेंगे, और एक एक मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट टैली करके आओगे, बैलेंस शीट टैली करके आओगे। बस याद रखना कि भाई साहब आपका बैलेंस शीट टैली तभी होगा जब आपने सारी कैलकुलेशन भी सही करी हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी मेरी, कैलकुलेटर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। डन? कुछ तो बोलो, मेरा जी घबरा रहा है। ठीक, चलो। तुम लोग ऐसे
थम्स अप करते रहा करो यार। स्टेप नंबर 1, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? 100% है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन। सर डेट ऑफ एक्विजिशन क्या कब है? सर बैलेंस शीट डेट दी हुई है, बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च। तो 31 मार्च आपकी क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन। इसमें ईयर नहीं दिया है ना क्वेश्चन में, तो 31 मार्च ही लिखा रहने दो, ठीक है। ऐसे कर दो XX। स्टेप नंबर 3, तो वी विल बी ऑलवेज फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1 हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न, स्टेप 2 डेट ऑफ एक्विजिशन, स्टेप 3 स्टेटमेंट अब हमें नेट एसेट्स भी तो निकालना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड, ब्रैकेट में इसको लिखोगे सब्सिडरी है ये आपकी, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। नेट एसेट कौन सी डेट के चाहिए आपको? सर नेट एसेट्स चाहिए आपको सब्सिडरी के जो नेट एसेट्स हैं वो चाहिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो चलो निकाल लेते हैं नेट एसेट्स। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे अपन? सर ऑलवेज प्रेफर्ड क्या है, कौन सा मेथड प्रेफर्ड है? लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जब लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है तो हमें देखना पड़ेगा कि लायबिलिटी कितनी है सब्सिडरी की। शेयर कैपिटल दी है अपने को 60,000 रुपए और रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है 20,000। आप चाहो तो असेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल के देख लो तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन वी विल ऑलवेज फॉलो इन सीए फाइनल्स लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके नाउ सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दी है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ESC 60,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस 20,000, टोटल कितना हो जाएगा? 80,000। यस और नो? यस सर। ये हो जाएगा हमारा नेट एसेट्स। देन हमारा आ जाएगा स्टेप नंबर 4, जर्नल एंट्री फॉर कंसोलिडेशन। तो सर हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी को डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं और असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो आ जाएगा नेट असेट्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड। अपने में डॉक्टर लिमिटेड नहीं है क्या? ओके सब्सिडरी है क्या? ठीक है चलेगा, ठीक है। सब्सिडरी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। कितना है नेट एसेट्स? 80,000। अच्छा मुझे बताना इन्वेस्टमेंट भी तो 80,000 ही है। हाँ सर ये कोइंसिडेंस है, दोनों सेम है। अच्छा आपने चेक किया 70 + 30 लेस 20 तो भी 80,000 बच रहा है। असेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका 80,000 ही आ रहा है और आपने इन्वेस्टमेंट भी 80,000 ही करके रखा है, तो यहां पे लिख दो दोनों के अमाउंट्स, ठीक है। नाउ कम्स दी स्टेप नंबर 5, दैट इज दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है अपने को। और अब हम बनाएंगे शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 के हिसाब से बैलेंस शीट, ठीक है। सो सीबीएस मतलब बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? सर सबसे पहले आ जाएगा असेट्स। असेट्स में सबसे पहले
नॉन करेंट एसेट्स, और उसके अंदर आ जाएगा पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पेरेंट एंड सबसे, अच्छा पहले फॉर्मेट ही बना लो, पहले तो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, फिर आपका आ जाएगा सर करेंट एसेट्स, उसके बाद आ जाना चाहिए टोटल, फिर आएगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपका क्या आ जाएगा सबसे पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आएगा अदर इक्विटी, फिर आ जाएगा करंट लायबिलिटी। ठीक है, हमने क्या किया है, डी रिकॉग्नाइज किए हैं इन्वेस्टमेंट्स और रिकॉग्नाइज करे हैं नेट एसेट्स। तो सबसे पहले नेट एसेट्स को जब रिकॉग्नाइज करोगे तो यहां पीपीई में भी पेरेंट और सब्सिडरी का फिगर आ जाएगा और करंट एसेट्स में भी पेरेंट और सब्सिडरी का फिगर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 1,30,000, ये हो जाएगा 90,000, टोटल कर लेना। अच्छा, क्या पेरेंट की अकेली इक्विटी आएगी? यस, ऑलवेज पेरेंट, और अदर इक्विटी में भी ऑलवेज पेरेंट, बाकी लाइबिलिटीज में पेरेंट प्लस सब्सिडरी, तो कंसोलिडेटेड आ जाएगा 1,00,000 रुपए। अदर इक्विटी कितनी है? 60,000, ये भी 60,000। जरा बैलेंस शीट देखना टल्ली हुई कि नहीं। कितना हो गया? 2,20,000 से बैलेंस शीट टैली हो गई। बोलो, कर पाओगे या नहीं? हाँ या ना? इतने बेसिक्स क्लियर हैं? पक्का? यहां तक आपका ना क्वेश्चन में पता क्या था, यहां तक मैंने आपको क्या करके रखा था मालूम? ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया ना, मैंने जानते बूझते वही फिगर रखा जो ये क्वेश्चन जो बेसिक से मैंने खुद से बनाए हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने जो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें जो नेट एसेट्स आपका आ रहा था उसी को इन्वेस्टमेंट के बराबर रखा। बट व्हेन इट कम्स टू कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा तो क्या होगा, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, दैट इज कंसेप्ट ऑफ, यू नो व्हाट, नेट एसेट्स। और अगर इसमें नेट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में अगर कोई डिफरेंस है तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ गुडविल और गेन और बार्गेन परचेस। कैसे, वो अपन समझते हैं, उसके लिए अपन डालेंगे एक नया कंसेप्ट। यहां तक में तो कोई समस्या नहीं है ना? तो हेडिंग डालना है यहां पे, कंसेप्ट ऑफ, सॉरी, कंसेप्ट ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस। ये कैसे कैलकुलेट होगा? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी as on the date of acquisition less investment in subsidiary। सर अगर मेरा 100% टेक ओवर नहीं है, मैंने किसी कंपनी के सारे शेयर्स 100% कंट्रोल नहीं लिया, हो सकता है मैंने 60% कंट्रोल लिया, इसका मतलब 40% कंट्रोल अभी भी नॉन माइनॉरिटीज के पास है। उन माइनॉरिटीज को अपन क्या बोलते हैं सर? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। भाई मैंने, मेरी फेमस कंपनी है और मैं गया मुकेश भाई की कंपनी खरीदने, अब मुकेश भाई की कंपनी मैंने परचेज कर ली, ठीक है, 75% स्टेक खरीदा, बट स्टिल 25% स्टेक तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना, तो वो किसका कंट्रोल होगा? उसमें कंट्रोल होगा नॉन कंट्रोलिंग, मतलब माइनॉरिटीज का, तो उसको भी आपको लेस करना पड़ेगा इफ एनी। इन दोनों को लेस करो और जो भी फिगर आया वो या तो इधर इट विल बी गुडविल और गेन ऑन
बार्गेन परचेस। नोट लिख लेना एक, व्हेनेवर, तो आपको ये याद रहेगा कि कब गुडविल आएगा और कब गेन और बार्गेन परचेस आएगा। व्हेनेवर वी पे, वी मतलब होल्डिंग, वी पे दैट इज पेरेंट, क्योंकि पेरेंट इन्वेस्टमेंट करता है तो पेमेंट किसको हो रहा है, सब्सिडरी को, पे मोर देन नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी then excess amount shall be treated as what, goodwill, and vice, रुको, and when रहने दो, इतना समझ लो पहले। तो अभी मैंने क्या लिखा कि जब भी हम मतलब पेरेंट, मैं मतलब पेरेंट, वी पे मतलब हम पे करते हैं, बीइंग अ पेरेंट कंपनी, मोर देन दी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। भाई मैंने एक कंपनी का एक्विजिशन करने गया और उसके जो असेट्स और लायबिलिटीज हैं वो 1000 करोड़ के हैं, असेट्स और लायबिलिटी का जो वैल्यूएशन है वो 1000 करोड़ का है, और मैंने उनको दे दिए 1500 करोड़। भाई साहब 1000 करोड़ के नेट एसेट्स आ रहे हैं मेरे पास, मैं उनको 1000 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो ये जो 500 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहा हूं ये गुडविल ही तो है, ये गुडविल है, हम आपको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है 1000 करोड़ का आपका वैल्यूएशन है और आपने पे कितना किया, 700 करोड़, सर 300 कम पे किया, हाँ, तो इसको बोलेंगे गेन और बार्गेन परचेस, जो कि कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, याद रहेगा। एंड इफ एनी अमाउंट पेड इन डेफिसिट, paid less than net assets of subsidiary, then deficit shall be treated as what, gain on bargain purchase, gain on bargain purchase। याद रहेगा, कोई रटना नहीं है, इसका इतना कमाए इसका उतना, लॉजिक से चलने का, सिंपल। ओके, सो आई होप अभी तक जितना मैंने समझाया वो समझ में आया आपको पूरा। हेलो, आया कि नहीं? ओके, अपनी एग्जाम में कितने दिन बचे हैं बाद से? आज हो रही है 29 जुलाई, 1 नवंबर से अपनी एग्जाम है सीए फाइनल की, तो अपने को जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको साथ साथ में करते चलना है, दिमाग लगाना ही नहीं कि भाई बाद में करेंगे, क्लास खत्म होगी 10 सितंबर तक या 12 सितंबर तक अपन पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, अपन ने 11 तारीख से बैच चालू करी और आज 29 हो रहा है, अपना चौथा चैप्टर है ये, तो अपन पूरा टाइमली खत्म करेंगे, एक एक कंसेप्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सारे बेसिक्स को समझेंगे, क्वेश्चन मॉड्यूल के और पास्ट के सारे सॉल्व करेंगे। ओके, यहां तक में कोई समस्या तो नहीं है? शाहरुख, देवांश, पीयूष, अखनूर, राहुल, संस्कार, चलो, तो यहां तक समझ में आया, तो अब मिलते हैं अपन कल। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, ऑडिट पढ़ना है, एएफएम पढ़ना है, देयर इज लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स टू डू। ओके, सी यू टुमारो, बाय।